जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। आज जो ये वीडियो है, हम लोग 1275 जो सेकेंड शिफ्ट था उसका हम क्वेश्चंस साइंस का एनालिसिस करने वाले हैं। एक चीज हम हमेशा रिपीट कर रहे हैं कि साइंस में आपको ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ छोड़ के कुछ नहीं करना है, उसको बार बार आपको रिपीट करना है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हो तो जो बीपीएससी आपका जो 69th बीपीएससी हुआ था उसका जब आप पेपर उठाओगे, ठीक है, अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर हटा देता हूं तो जो 19 क्वेश्चंस आए थे आप डायरेक्टली, ठीक है, आप वीडियो पीडीएफ से कर सकते थे। तो ट्रस्ट बनाए रखिएगा, जितना भी हम बता दे रहे हैं उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। बट ये है कि बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जहां जहां मैं कंसेप्ट चीजें बता रहा हूं तो उसको कंसेप्चुअली सोचना है कि सर ये चीज बता रहे हैं तो इसका कोई रीजन होगा, ठीक है। नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। स्टेटस में जो क्वेश्चंस दिया जाता है हर एक चीज आपके लिए वीडियो पीडीएफ प्रिपेयर कर दिया गया है, बस आपको पढ़ना है। नोबडी विल बीट यू। स्टार्ट करते हैं। नीचे लिंक होगा, ज्योग्राफी का पूरा 29 वीडियो। देखिए, हमने जो कहा है वो हमने आपको दिया भी है, हमने वो करके दिखाया। हमने आपको बोला था कि ज्योग्राफी हमको बेस्ट में आपको पढ़ा दूंगा, टू द पॉइंट पढ़ा दूंगा, और प्रॉपर मैंने आपको उसके लिए पीडीएफ भी बना के दे दिया अगर आप बैच में हो तो, ठीक है। तो बस एक बार आप जाइए और ज्योग्राफी भी आप कंप्लीट कर लीजिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो। स्टार्ट करें। और अगर बिहार में दरोगा बनना है तो एक एक वीडियो आपको देखना है और जो जो पॉइंट में बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो टोटल जो आपका फिर से साइंस के क्वेश्चन, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो चाहे आप दरोगा दे रहे हो, सबसे ज्यादा रहेगा। याद रखिएगा, साइंस के क्वेश्चंस अगर आपने साइंस स्ट्रॉन्ग कर लिया, प्री आपका कंफर्म है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो ज्यादा क्वेश्चंस रहता है वो साइंस का ही रहता है। वो था आपका 18 से 21 क्वेश्चंस था, कि शिफ्ट 2 का है अराउंड 19 क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैं आपको इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चंस इंक्लूड करके चल रहा हूं, ठीक है। अब ये पार्ट 1 है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था और यहां मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं ताकि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो, और उस क्वेश्चंस के हिसाब से मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, कि हमेशा पैटर्न सेम रहता है, बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। याद रखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जो उष्मागति का जो नियम होता है, दैट मीन जो थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा कौन सा लॉ है जो हमें ये बताता है कि कोई भी मशीन दुनिया में, आज ही आपका पेड बैच में ये दिया गया है, बेहतरीन तरीके से वीडियो पीडीएफ दे दिया गया है, प्लीज पढ़ लीजिएगा जो हमसे जुड़े हुए हैं पर्सनली श्योर सिलेक्शन बैच में। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो, नीचे लिंक है, ठीक है, आप वहां मिस कॉल करोगे, कॉल करोगे, आपको रिप्लाई पक्का मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा लॉ है, ठीक है, कौन सा ऐसा लॉ है जो हमें यह बताता है कि कोई भी सिस्टम, ठीक है, 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। मतलब कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी मशीन जो है, वो कभी भी 100% उसका क्षमता नहीं हो सकता। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था कि जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम लोग बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं। जीरोथ लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, थर्ड लॉ पढ़ते हैं, पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम लोग बात करें, थर्मोडायनेमिक्स का बात करें तो दो लॉ जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है, और दूसरा है आपका सेकेंड लॉ। ये दो लॉ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं दरोगा में, पहला और दूसरा लॉ, और हमने आपको हर तरीके से समझाया है। तो अगर हम लोग ये बात करें कि कौन सा ऐसा लॉ है जो ये बताता है, ठीक है, क्या कि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, 100% क्षमता वाला नहीं हो सकता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, हम लोग भी क्या है, एक सिस्टम है कि नहीं है? अरे है, हम लोग सिस्टम। हम लोग क्या क्या सिस्टम है, देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, मतलब उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो बेसिकली हम लोग भी सिस्टम से ही बने हुए। तो अगर हम लोग जो चीज खाते हैं तो क्या उसका 100% हम लोग काम करते हैं, या हम लोग जो जितना कैलोरी लेते हैं, क्योंकि खाना को हम लोग कैलोरी में ले सकते हैं। कैलोरी मतलब क्या होता है, ये एक एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो हीट क्या है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एकदम सुनते हुए चलना, एक एक बात जो मैं बोलूं समझ लेना, ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले। तो जितना चीज हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो उसको कैलोरी में नापते हैं कि इतना कैलोरी हमने लिया। तो जितना कैलोरी हम लेते हैं उतना हम लोग आउटपुट नहीं देते। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं, जो पेट्रोल इंजन होता है जिसमें आप पेट्रोल डालते हो, पता है उसका एफिशिएंसी कितना है, उसका वो
अगर आप 100% अगर उसमें पेट्रोल डालते हो, ठीक है, तो उसका जो आपको वो आउटपुट देता है वो बस 50% ही देता है, मैक्सिमम है ये, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम दुनिया में क्या है आपका 100% एफिशिएंट नहीं होता है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। और ये कौन सा लॉ बताता है कि कोई भी दुनिया में सिस्टम है वो 100% एफिशिएंट नहीं है? तो जो सेकेंड लॉ है, ठीक है, सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स, वो बताता है कि कोई भी सिस्टम दुनिया में या कोई भी मशीन जो होगा दुनिया में वो क्या होगा, 100% एफिशिएंट नहीं होगा, 100% वो क्षमता नहीं देगा। तो मतलब किसी को अगर आप 1 लीटर, ठीक है, अगर आप बाइक में पेट्रोल डालते हो तो जरूरी नहीं है कि वो 1 लीटर को पूरा का पूरा आपको क्या आउटपुट में वो निकाल देगा, वो बहुत सारा जो हीट में वेस्ट कर देगा, बहुत सारा अलग अलग चीज में वो वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है जो ये बताता है कि कोई भी सिस्टम दुनिया में 100% एफिशिएंट नहीं होगा, तो क्या बोलोगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, मतलब आपका जो उष्मा गति का जो नियम है, कौन सा ऐसा उष्मा गति का नियम है जो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताता है, ऊर्जा के संरक्षण के बारे में हमें बताता है? तो आप बोलोगे क्या कि थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ है वो हमें क्या बताता है, ऊर्जा के संरक्षण, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है, ठीक है। तो पूछा जाएगा, दो तरीके से पूछा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा कौन सा लॉ है जो ऊर्जा के संरक्षण पे बेस्ड है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो आपको बताना है पहला जो इसका लॉ है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। और जो सेकंड वाला लॉ है वो क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको याद करना है। पहले दरोगा में क्या क्या पूछा गया, पहले दरोगा में पूछा गया था किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो, ठीक है। अब इतना इंग्लिश तो आप समझते होगे, ठीक है, कि किरचॉफ को किरचॉफ ही बोलेंगे, ठीक है, करंट तो समझते हो, तो किरचॉफ करंट लो और किरचॉफ वोल्टेज लो, ठीक है। तो जो किरचॉफ क्वेश्चन पूछा गया था, अब याद करो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आप उठाओगे तब पेपर प्रीवियस ईयर समझ में आएगा कि किरचॉफ करंट लो, ठीक है, कि किरचॉफ करंट लॉ किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस सिद्धांत पे काम करता है। इसको बहुत डिटेल में भी मैंने आपको समझाया है, बस अभी इतना याद रखना कि किरचॉफ करंट लॉ जो है, ठीक है, किसके, चार्ज के संरक्षण पे काम करता है, तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के संरक्षण पे है ये बेस्ड है। तो किरचॉफ करंट लॉ जो है आपका, किरचॉफ करंट लॉ जो है आपका आवेश के संरक्षण पे ये बेस्ड होता है। ये मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस आपको पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका चार्ज के संरक्षण पे बेस्ड है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आपके चार्ज मतलब होता है आवेश, आवेश के संरक्षण पे बेस्ड है आपका किरचॉफ करंट लॉ। तो आपको पूछा गया कि किरचॉफ करंट लॉ जो है किस सिद्धांत पे बेस्ड है, तो आपको याद रखना है किरचॉफ करंट लॉ जो है आपका किस पे, आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ये याद रखिएगा। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये किस सिद्धांत पे बेस्ड है, तो ये है आपका इसी पे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ऊर्जा के संरक्षण पे। तो अगर मैं बोलूं कि ऊर्जा के संरक्षण पे दो ऐसा कौन सा लॉ है जो बेस्ड है, तो आपको याद रखना है थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ है वो आपको ऊर्जा के संरक्षण पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड है, तो किरचॉफ करंट लॉ जो है आपका बेस्ड है आपके आवेश के संरक्षण पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस्ड पे। और अगर पूछे किरचॉफ जो आपका के किरचॉफ करंट लॉ है और किरचॉफ आपका जो वोल्टेज लॉ है, जो आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ठीक है, किरचॉफ आपका जो वोल्टेज लॉ है, तो ये किस पे है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पे। याद रहेगा, ऊर्जा के संरक्षण में मेरे साथ बोलो, ऊर्जा के संरक्षण पे दो लॉ, आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ और आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ करंट लॉ जो है आपका क्या है, चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे जो बेस्ड है वो है आपका किरचॉफ करंट लॉ। यहां तक। इसके बाद जो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप सही में डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि किरचॉफ लॉ से पूछा गया है, वो आपको किरचॉफ से पूछा गया है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया, और इसके बाद जो पूछा गया है ये पूछा गया है आपका न्यूटन के लॉ से। तो न्यूटन तो खैर इस बार भी पूछा गया था, उससे पहले हम लोग न्यूटन से जाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग के रूल से भी पूछा गया, फ्लेमिंग पे जल्दी से बात कर लेते हैं। फ्लेमिंग के दो रूल आपको याद रखना है, एक दायां हाथ वाला, एक बायां हाथ वाला। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो पहला जो आपको याद रखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल,
और दूसरा है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये क्या बताता है? हमेशा मैंने आपको एक चीज बताया था, आप ध्यान से समझना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये 3 उंगली, ठीक है, 3 उंगली, हर एक उंगली, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब हर एक उंगली जो है एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री पे। ये पहला वाला क्या, लेफ्ट वाला का मैं बात कर रहा हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग बायां वाला रूल, बायां हाथ वाला रूल। ये किसके लिए होता है? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बायां वाला रूल किसके लिए होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। तो किसके लिए है? ये आपका मोटर के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? तो मोटर का डायरेक्शन देखते हैं, मोटर किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो सबसे ये जो थंब वाला है आपको क्या बताता था? थंब बताता था आपका मोशन, किस डायरेक्शन में मोटर घूम रहा है, ठीक है। ये है आई, ठीक है, IBM, मैंने ये बताया था IBM। आई मतलब करंट का डायरेक्शन, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये एम मतलब आपका मोशन ऑफ डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखना कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हम लोग इसमें क्या करते हैं, मोटर का डायरेक्शन को देखते हैं कि किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, उसका किस डायरेक्शन में घूम रहा है। ये हमारा क्या है, आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए होता है? पहला पॉइंट याद रखोगे, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। इसमें हम लोग बेसिकली किस पे हमारा मेन जो हमारा फोकस रहता है कि वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब उसमें जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में। तो ये है, ये वाला आई, ये हो गया आई मतलब बीच वाला फिंगर आई मतलब करंट। ये बी, ये सेकेंड वाला फिंगर क्या होता है? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक वाला, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो थंब है ये बताता है आपका डायरेक्शन, मोशन या फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये हो गया। और फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल है ये क्या बताता है हमें? तो ये हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर से रिलेटेड है। जनरेटर, लेफ्ट हैंड रूल मोटर और राइट हैंड रूल जनरेटर। जनरेटर में हम लोग क्या देखेंगे? जनरेटर हम लोग क्यों स्टार्ट करते हैं? बताओ, जल्दी बताओ, क्यों करते हैं? ताकि घर में करंट आए। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये राइट है मेरा, तो राइट हैंड रूल फिर से ऐसे सजाएंगे, ये तीनों देखो राइट हैंड रूल। ये हो गया, ये बीच वाला आई मतलब करंट देगा। बी, दूसरा वाला क्या है? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बी, ठीक है। और ये क्या है? एम, IBM। तो याद रखना, मिडिल वाला करंट, बीच वाला चुंबकीय क्षेत्र, और पहला वाला आपका फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन से हमें इसमें मतलब नहीं है, हमें इसमें मतलब है करंट के डायरेक्शन से। तो करंट कौन बताता है? ये मिडिल वाला फिंगर, ठीक है, इसमें मिडिल वाला फिंगर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग मोटर के लिए यूज करते हैं, उसमें हम फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? तो आपका करंट का डायरेक्शन देखते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये चीज आपको समझ में आया। आपको किरचॉफ लॉ समझ में आया कि किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड होता है। उसके बाद लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमने बात किया, जिसमें हमने ये बताया कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ है ये ऊर्जा के संरक्षण मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट है, ठीक है। अब यहां से एक चीज और याद रखिएगा, जो न्यूटन, ये जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, इसमें एक इक्वेशन दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बोला कि पहला लॉ क्या बताता है, इसका पहला लॉ कि ऊर्जा के संरक्षण को बताता है। मतलब ऊर्जा के संरक्षण मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि ऊर्जा का ना ही विखंडन किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ऊर्जा ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे ऊपर मेरे ऊपर ये लाइट जल रहा है, तो ये क्या है? ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। मतलब कहीं तो ये बना होगा, आपका पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन में क्या हो गया? तो वहां जनरेट मतलब वहां क्या टरबाइन रोटेट करते हैं। टरबाइन रोटेट मतलब क्या? मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा से फिर क्या हुआ? वहां से जनरेटर चला, ठीक है, जनरेटर चला, उस जनरेटर से हम लोग यहाँ क्या मिल रहा है? हमारा लाइट मिल रहा है। तो क्या हो जा रहा है? मैकेनिकल एनर्जी से पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर से लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो यही है ऊर्जा का संरक्षण, कि ऊर्जा का कभी भी बनाया नहीं जा सकता, बस ये एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होता है। और दूसरा याद रखना, कभी भी इसको खत्म किया नहीं जा सकता। तो वही बताता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ। अब इसका एक इक्वेशन है जो आपको याद रखना है। हम बोल दिए हैं कि साइंस में बस आप ड्रीम डोज का वीडियो PDF करके जाना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। BPSC में भी और आपका दरोगा में भी कुछ नहीं करना। अब देखो इसका एक इक्वेशन बनाया गया। Q को हम लोग मानते हैं हीट,
क्योंकि हम लोग हीट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, उष्मागति पढ़ रहे हैं, हीट, ठीक है। और ये होता है U और ये होता है W। तो ये आप इक्वेशन याद रखिएगा, ये पहला लॉ से ही निकलता है। अब ये क्या है, हीट, ठीक है। ये है आपका इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, और W मतलब होता है काम। अब देखो इसका मतलब क्या, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि अगर एक कोई तावा है, ठीक है, तो तावा को जब आप गर्म करते हो तो तुरंत उस पर रोटी डालते हो तो थोड़ी ना वो काम करने लगता है, पहले वो गर्म होने के लिए समय लेता है। तो ये आपने हीट दिया, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, ये आपका गैस है, गैस से आपने हीट दिया, ठीक है। और जो तावा जो गर्म होगा तो उसमें भी कुछ वो ऊर्जा लेगा, तो ये हो गया तावा गर्म होने में, ठीक है, तावा गर्म होगा तो ये गर्म होने में ले लिया। और जब ये गर्म हुआ तो फिर वो अपना काम करने लग गया। तो याद रखना, ये है आपका हीट दिया आपने, ये आपका आंतरिक ऊर्जा है, मतलब इंटरनल एनर्जी है, और ये जो है W जो है आपका काम है, आपका मतलब आपने जो वर्क किया। याद रखिएगा, वर्क मतलब कार्य का भी यूनिट क्या होता है, एनर्जी। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो एनर्जी ही है। तो यहां जितना एनर्जी दिया दोनों मिला के उतना ही एनर्जी रहा, इसीलिए ऊर्जा के संरक्षण पे ये काम करता है। याद रखिएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इससे ना आपको बीपीएससी में बाहर जाएगा, ना ही आपको दरोगा में, और ना ही आपका जो रेलवे का आने वाला है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ठीक है, दैट में बल और त्वरण के बीच में जो संबंध है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि न्यूटन का ऐसा कौन सा लॉ है, ठीक है, जो हमें ये बताता है, क्या बताता है, बल, ठीक है, और आपका त्वरण के बीच में हमें क्या बताता है, हमें रिलेशन बताता है। न्यूटन का कितना लॉ आपने पढ़ा है, न्यूटन का हमने 3 लॉ पढ़ा होगा, तीनों पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। F क्या है, यहाँ आपका बल है, मास मतलब यहाँ F मतलब फोर्स है, M मतलब मास है, A मतलब एक्सेलरेशन, मतलब F मतलब फोर्स मतलब आपका बल है, M मतलब आपका द्रव्यमान है, और A मतलब आपका एक्सेलरेशन, दैट मींस आपका त्वरण है। तो ये जो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से हमें पता चलता है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से हमें पता चलता है ये चीज, ठीक है। देखो 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ये तो डायरेक्टली पूछा गया तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस लॉ से हमें ये पता चलता है, न्यूटन का किस लॉ से हमें ये पता चलता है कि मास और एक्सेलरेशन के बीच में हमें रिलेशन मिलता है, तो वही न्यूटन का सेकंड लॉ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि न्यूटन का ऐसा कौन सा लॉ है जिससे हमें क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलती है, या आपको ये पूछा जा सकता है कि न्यूटन का कौन सा ऐसा जो आपका लॉ है जिससे हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है या क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलता है। तो आपको याद रखना है क्वांटिटेटिव वैल्यू मतलब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब मैथ्स के फॉर्म में हम लोग जिसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ ले, या क्वांटिटेटिव वैल्यू पूछ ले, या फोर्स का फॉर्मूला पूछ ले, जितना भी ये चीजें हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ से मिलता है। तो सर फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट लॉ जो है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट लॉ को किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जड़त्व का नियम, दैट मींस इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो इससे क्या क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो न्यूटन का, ठीक है, ऐसा कौन सा लॉ है जो फोर्स का परिभाषा देता है, मतलब डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। तो याद है क्या, फोर्स का जो परिभाषा मिलता है हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ से मिलता है। और अगर पूछे कि कौन सा ऐसा न्यूटन का लॉ है जिससे हमें उसका फॉर्मूला मिलता है या क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलता है, तो वो है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फोर्स का डेफिनेशन और परिभाषा जो मिलता है हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो गैलीलियो लॉ, क्योंकि गैलीलियो पहला पर्सन था जिसने इनर्शिया के बारे में बताया था, जड़त्व के बारे में बताया था। तो फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, इसको हम लोग गैलीलियो लॉ के नाम से भी जानते हैं, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो के लॉ से भी जानते हैं। अब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले, ठीक है, जो चाल है, जो स्पीड है, ठीक है, उसको सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, जो चाल है, स्पीड है, उसको सबसे पहले किसने डिफाइन किया था। तो आपको याद रखना है गैलीलियो जो था ये पहला पर्सन था जिसने स्पीड को डिफाइन किया था, सिर्फ स्पीड का बारे में बोले, ठीक है, जिसने चाल का। और बोले कि सबसे पहले जो लाइट का स्पीड है वो किसने मेजर किया था, लाइट का स्पीड, तो आप याद रखोगे रोमर, ROM, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखो। पूछा गया लाइट का स्पीड सबसे पहले किसने मेजर किया था, रोमर ने किया था। और अगर पूछेगा कि जो स्पीड का जो चाल है उसका सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, स्पीड को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, तो आपको याद रखना है गैलीलियो ने किया था, ठीक है, याद रहेगा।
गैलीलियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैलीलियो लॉ, जो जड़त्व का जो नियम है उसको हम लोग गैलीलियो लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। और जड़त्व क्या है, जड़त्व मतलब ये होता है, इनर्शिया मतलब ये होता है कि कोई बॉडी अगर, ठीक है, गति में है, मतलब अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उसको कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा उस पर। ठीक है, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, ठीक है, तो वो वही स्टेट में रहना चाहेगा जब तक उससे कोई बाहरी फोर्स उस पर नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। सिंपल है, जैसे बस में हम लोग रुके रहते हैं, बैठे, सडनली बस चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं। ठीक है, पीछे की तरह ना झुकोगे क्योंकि बैठे हुए हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहना चाह रहे हो। और दूसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे आप बस में हो, ठीक है, बस चल रहा है और बस सडनली रुक गया तो आप आगे की तरफ जाते हो। क्यों जाते हो, क्योंकि आप उस मोशन में थे और उसी मोशन में जाना चाहते हो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब समझो, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद करके रखना है। ठीक है, और एक लॉ इसका और है, न्यूटन का थर्ड लॉ, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, इसका जो थर्ड लॉ है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब इसका ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब आप किसी चीज को मारते हो तो उधर से भी उतना ही फोर्स आपकी इधर, तो इसको बोलते हैं इक्वल। ठीक है, मतलब समान है, ठीक है, और विपरीत दिशा। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, मतलब किसी चीज को आप बॉक्सिंग ऐसे मारोगे, ठीक है, दीवार को ऐसे मारोगे तो आपको भी उतना चोट लग रहा है क्योंकि उधर से भी उतना फोर्स आ रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मतलब इक्वल, समान बल लगता है आपका, जो किसी पे भी हम प्रहार करेंगे तो सिंपल उतना ही फोर्स हमें भी, मेरे तरफ भी उतना ही बल एग्जर्ट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। अब इसका एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपको याद रखना है, जो आपका रॉकेट होता है, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन के थर्ड लॉ पे। रॉकेट, तो रॉकेट जो आपको किस सिद्धांत पे काम करता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे, प्लस न्यूटन के थर्ड लॉ, प्लस एक चीज और याद रखना है, न्यूटन का थर्ड लॉ प्लस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, न्यूटन के थर्ड लॉ आपको याद रखना है, प्लस एक चीज आपको और याद रखना है। क्या याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम, संवेग के, ठीक है, संरक्षण पे भी ये बेस्ड होता है। तो दो चीज याद रखना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे, और संवेग के संरक्षण पे मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड रहता है और न्यूटन के थर्ड लॉ पे कोई भी रॉकेट काम करता है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि जब भी कोई गोली फायर, मतलब कोई भी राइफल्स अगर फायर करते हैं तो लोग पीछे की तरफ ये होते हैं, तो ये भी किसके कारण होते हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ। तो जो आपका फायरिंग होता है, तो फायरिंग में जो आप फायरिंग होता है तो पीछे की तरफ जो बैकवर्ड एक फोर्स लगता है, वो भी क्यों लगता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के कारण, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो ये न्यूटन से रिलेटेड था, रिलेशन था, ये सब चीज मैंने आपको समझा दी, न्यूटन के बारे में मैंने आपको समझा दिया। उसके पूछा था, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि पॉलीसीथेमिया, जो पॉलीसीथेमिया है एक बीमारी है, ठीक है, तो ये जो पॉलीसीथेमिया है इससे आखिर क्या होता है, तो याद रखिएगा पॉलीसीथेमिया से क्या होता है कि आपका आरबीसी जो है उसका नंबर जो है हमारे ब्लड में, जो आरबीसी है आपका वो बढ़ जाता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, दैट मींस आपका जो रेड ब्लड सेल है, आपका लाल रक्त कोशिकाएं जो है उसका जो मात्रा जो है आपका ब्लड में बढ़ जाता है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं पॉलीसीथेमिया। पर वहां रेड ब्लड सेल आपके ऑप्शन में नहीं था, उसके जगह आपको दिया था एरेथ्रोसाइटिस। तो याद रखो, रेड ब्लड सेल को हम लोग बोलते हैं एरेथ्रोसाइटिस, फिर से रेड ब्लड सेल को हम लोग बोलते हैं एरेथ्रोसाइटिस, व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और जो आपका प्लेटलेट्स है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों याद रखना, ठीक है, ये जो नाम है, फिर से बोलो, रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको क्या बोला जाता है, आपका क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखिएगा। अब यहां आइए, अब देखो जो पूछा गया था पॉलीसीथेमिया, क्या पूछा गया था, पॉलीसीथेमिया, ठीक है। तो पहला तो पूछा गया पॉलीसीथेमिया। अब देखते क्या क्या बीमारी होता है, क्विक 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। पहला है पॉलीसीथेमिया, नेक्स्ट है आपका एनीमिया, एनीमिया, और उसके बाद है आपका ल्यूकेमिया। क्या है, ल्यूकेमिया,
अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग पॉलीसीथेमिया का बात करें, इसमें क्या होता है, तो जिसमें जो आरबीसी है उसका मात्रा बढ़ जाता है। मतलब आरबीसी मतलब होता है आपका एरेथ्रोसाइट। मैंने क्या बोला, एरेथ्रोसाइट। तो एरेथ्रोसाइट का क्या होता है, मात्रा जो है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, एरेथ्रोसाइट का क्या हो जाता है, मात्रा जो है आपका बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, एरेथ्रोसाइट का जो मात्रा है आपका पॉलीसीथेमिया में बढ़ जाता है, मतलब आरबीसी का जो मात्रा है बढ़ जाता है। एनीमिया में क्या होता है, तो एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का जो मात्रा है आपका घट जाता है, मतलब एरेथ्रोसाइट का जो मात्रा होता है वो घट जाता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, तो जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, दैट मींस जो व्हाइट ब्लड सेल, दैट मींस आपका ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो जो ल्यूकोसाइट्स है उसका मात्रा बढ़ जाता है या व्हाइट ब्लड सेल का मात्रा बढ़ जाता है, और इसी केस को बोला जाता है कैंसर, ब्लड कैंसर बोला जाता है। तो ब्लड कैंसर और किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल जो है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो बहुत एबनॉर्मल मात्रा में बढ़ने लगता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर मैं पॉलीसीथेमिया बोलता हूं तो इसमें आरबीसी इंक्रीज होता है, एनीमिया बोलता हूं तो इसमें आरबीसी डिक्रीज हो जाता है, और अगर मैं ल्यूकेमिया बोलता हूं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका जो डब्ल्यूबीसी है ये बढ़ जाता है। एक आपने और सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोफेलिया। क्या बोलते हैं, हेमोफेलिया। तो हेमोफेलिया, तो एक आपने सुना होगा हेमोफेलिया। अब जो ये हेमोफेलिया है इसमें क्या होता है, आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, दैट मीन्स ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो ये तीनों याद रखना, पॉलीसीथेमिया ये एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड है जिसमें कि आपका आरबीसी का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एनीमिया इसमें क्या होता है, आपका जो एरिथ्रोसाइट है उसका मात्रा घट जाता है, इसको रक्त छीनता भी बोलते हैं बीमारी। ठीक है, और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में क्या होता है, आपका डब्ल्यूबीसी दैट मीन्स ल्यूकोसाइट उसका मात्रा बढ़ जाता है। और जो आपका हेमोफीलिया है, हेमोफीलिया जो है इसमें क्या होता है, आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते, ये तो बेसिक हमने बताया। याद रखेगा हेमोफीलिया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिजीज है जिसको रॉयल डिजीज, शाही बीमारी में बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग रॉयल डिजीज, हेमोफीलिया को हम लोग रॉयल डिजीज या शाही बीमारी भी बोलते हैं, रॉयल डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होता है हेमोफीलिया में, तो आपका जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है। क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए आपको कौन सा विटामिन चाहिए होता है, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका रक्त का थक्का जमाने के लिए। ठीक है, और ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ब्लड क्लॉट किसके कारण होता है, तो प्लेटलेट्स के कारण। ब्लड क्लॉट किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, थ्रोम्बोसाइटिस, थ्रोम्बोसाइटिस, थ्रोम्बोसाइटिस। ठीक है, हम लोग प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइटिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ दो तीन चीज, आप दो प्रोटीन का नाम याद रखोगे जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि बॉडी में जो रक्त का, जैसे ब्लड है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, किसके कारण बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हेपरिन प्रोटीन के कारण, हेपरिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, और बोला जाएगा कि जैसे कि कहीं कट लग जाता है तो तुरंत उसमें, अब जिसको हेमोफीलिया नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका रक्त का थक्का जम जाता है बाहर, तो बाहर जो रक्त का थक्का बन जाता है वो किस प्रोटीन के कारण, तो फाइब्रोनोजिन के कारण, फाइब्रोनोजिन। तो रक्त का थक्का बॉडी के अंदर नहीं बनता है हेपरिन के कारण, रक्त का थक्का बन जाता है बॉडी के बाहर फाइब्रोनोजिन के कारण। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन के इंपॉर्टेंट है, विटामिन के इंपॉर्टेंट है, और प्लेटलेट्स भी इंपॉर्टेंट होता है। रॉयल डिजीज, हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज बोलते हैं। क्यों रॉयल डिजीज बोलते हैं, किस बीमारी को रॉयल डिजीज बोलते हैं, तो याद रखिएगा शाही बीमारी हेमोफीलिया को बोलते हैं, इसमें क्लॉट, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और ये एक याद रखिएगा, ये एक जेनेटिक डिजीज है। क्या है आपका, जेनेटिक डिजीज है। उसके बाद आते हैं हम लोग पॉलीसीथेमिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एनीमिया, आरबीसी का अगर हम लोग बात करें तो हमेशा याद रखिएगा आरबीसी का जो जन्म होता है वो अस्थि मज्जा, दैट मींस बोन मैरो में होता है। ठीक है, और इसका जो देहांत होता है वो कहाँ होता है, तो हमेशा याद है इसका देहांत जो होता है स्प्लीन में होता है, जिसको हम लोग
प्लीहा भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्लीहा से कि जो हमारा बॉडी का ब्लड बैंक, मतलब बॉडी में जो ब्लड बैंक के नाम से कौन जाना जाता है, तो स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, और यही जो होता है आपका आरबीसी का देहांत होता है। आरबीसी का जो जन्म होता है वो बोन मैरो में होता है, लॉन्ग बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी। अब बॉडी जो रेड कलर जो होता है ब्लड का क्यों होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, हेमोग्लोबिन। और याद रखिएगा ब्लड में क्या होता है, तो आयरन होता है। हेमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, तो हेमा और ग्लोबिन, हेमा मतलब होता है आपका आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है आपका प्रोटीन। याद रखिएगा आयरन लाल हो जा, आयरन जो हमारा ब्लड लाल क्यों है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। और हेमोग्लोबिन क्या है, आयरन और ग्लोबिन से बना हुआ है। आयरन मतलब हेमोग्लोबिन, हेमा मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, तो हेमाग्लोबिन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए हमारा ब्लड जो होता है, क्योंकि आयरन का कलर लाल होता है। आयरन में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, लाल हो जाता है। इसीलिए हमारा ब्लड का कलर लाल है। तो ये आरबीसी के बारे में आप याद रखोगे इतना कम से कम। और ल्यूकेमिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। दो चीज याद रखोगे जो पूछा जाता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल है, इसमें सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है, तो मोनोसाइट। मोनोसाइट ये पूछा गया है। मोनोसाइट जो सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल है, और जो सबसे छोटा जो व्हाइट ब्लड सेल है इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। ये सब चीज आपको प्रीवियस ईयर में लिखा हुआ मिलेगा अगर आप जुड़े हुए हो तो। बाकी आप लिख लोगे तो इसको जितनी बार लिखोगे उतना आपके लिए सही होगा। तो ये बेसिकली आपका पॉलीसाइथेमिया था, एनीमिया था, ल्यूकेमिया था, हेमोफीलिया था। ठीक है, ऐसे एटलीस्ट आप यहां तक इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि ब्लड कोटिंग, सेम क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड कोटिंग। ठीक है, एक और ब्लड हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। ठीक है, तो जो ब्लड क्लोटिंग के बारे में यहाँ पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवा दिया कि ब्लड क्लोटिंग के लिए सबसे पहले कौन सा विटामिन चाहिए होता है, तो विटामिन के। कौन सा बीमारी होने से ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, तो हेमोफेलिया, हेमोफेलिया। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि जो ब्लड क्लोटिंग होता है इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो थ्रोम्बोसाइटिस। थ्रोम्बोसाइटिस मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग। और दो मैंने आपको बताया, एक मैंने बताया हेपरिन, जिसके कारण से बॉडी के अंदर क्या होता है आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है, हेपरिन प्रोटीन के कारण। और किसके कारण हमारा बॉडी के बाहर जो होता है ब्लड क्लॉट हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, तो वो है आपका फाइब्रोनोजिन। ठीक है, फाइब्रोनोजिन। ठीक है, अगर हम लोग ब्लड का बात करें, तो ब्लड का पीएच क्या होता है, तो ये होता है आपका 7.4। बेसिकली क्या होता है, तो बेसिक होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, बेसिक होता है ब्लड। ब्लड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिक होता है, तो इतना आप याद रखो, बाकी ये सब चीज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये सब आपको करवाया गया है। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो, इस बार भी आप इजिली आराम से क्रैक कर लोगे। देखो, एक है आपका सॉलिड मतलब ठोस। केमिस्ट्री तो इस तरीके से पढ़ाएंगे ना, इस तरीके से पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि एकदम एग्जाम जब निकलोगे ना बाहर, कम पढ़ाना है उतना ही पढ़ाएंगे कंसेप्चुअली। ठीक है, कि जिसको आप बार बार आप पढ़ो, बार बार उस चीज को रिवीजन करोगे और एग्जाम के बाहर निकलोगे तो अगर 25 क्वेश्चंस तो नहीं, बट 18 से जो 22 क्वेश्चंस आएंगे, सब लोग 18 क्वेश्चंस तो कम से कम करके आओगे अगर 22 क्वेश्चन आता है। बाकी जो मेहनत कर रहे हैं, एक एक लाइन लिख लिख के जो याद कर रहे हैं, वो तो पूरा ठोक के आएंगे। ठीक है, अब देखो सॉलिड है, यहाँ है आपका गैस। ठीक है, गैस। अब यहाँ पूछा क्या था, जो सॉलिड से आके डायरेक्टली गैस में जो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सॉलिड से मतलब ठोस से डायरेक्टली आपका गैस में जो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस चला गया, लिक्विड वाला स्टेट में गया ही नहीं, तरल वाला स्टेट में गया ही नहीं। ठीक है, तो लिक्विड से डायरेक्टली गैस में चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं उद्वर्धन, हिंदी में उद्वर्धन, बट इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हिंदी वाले लोग, क्योंकि अब क्या है कि इंग्लिश वर्ड दे देता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्यों देता है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में अगर प्रॉब्लम हुआ तो हमेशा इंग्लिश को प्रीफर किया जाता है। तो वर्ड याद रखना, जैसे उद्वर्धन हो गया, उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा याद रखना। अब पहला सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि सॉलिड से अगर लिक्विड चला जाता है, सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस में चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको उद्वर्धन या सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब याद रखना 2-3 पॉइंट जो यहाँ से पूछा गया कि कौन सा ऐसा चीज है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जाता है और जो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। सबसे पहले याद रखो एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो एमोनियम क्लोराइड अच्छे से याद रखना, एमोनियम क्लोराइड जो है आपका सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद आप याद रखोगे कपूर,
कपूर, कपूर जो है आपका सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद याद रखोगे नेफ्थलीन, नेफ्थलीन जो बाथरूम उथरूम में डालते हो, नेफ्थलीन कपड़ों में भी डालते हैं नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन, कपूर और एमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। जो आपका शिफ्ट 1 था उसमें पूछा गया था कि डायरेक्टली अगर गैस से अगर सॉलिड में आ गया, गैस से सॉलिड से अगर गैस में गया तो सब्लिमेशन उद्वर्धन, बट अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो निक्षेपण। इसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन। ये पूरा आपको केमिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है, तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं, आप इजीली कर लोगे पूरा का पूरा केमिस्ट्री। इवन एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जैसे एंटीपायरेटिक एनाल जैसे कि सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, टर्माडिटेनॉल, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे गए, तो एकदम घबराना नहीं है सबके सब। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, एक सब्लिमेशन और एक डिपोजिशन, उद्वर्धन और निक्षेपण आपको याद रखना है, ठीक है। गैस से अगर हम लोग डायरेक्टली सॉलिड में आएंगे तो उसको निक्षेपण बोलेंगे, उसको हम लोग डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है, जितना हम करवा रहे हैं, जितने भी रिएक्शन बेस्ड है। यहां पूछा गया था, ये वही कर पाएगा जो थोड़ा कंसेप्चुअली जिनको याद होगा, इसमें ऑप्शन बहुत था, ठीक है। यहां पूछा गया है कि जो तांबा जो होता है, ठीक है, तांबा जो होता है, ठीक है, उस पे ग्रीन लेयर लग जाता है, मतलब हवा में छोड़ दो तो उस पे ग्रीन एक कलर का, हरा कलर का एक लेयर बन जाता है तांबा में। वही पूछा गया था कि तांबा पर परत का हरा रंग इसका साइन का नुकसान कर देता है। तो आखिर जो ये लेयर बनता है तांबा पे वो क्या है, ठीक है। तो तांबा पे जो ये लेयर बनता है उसको जो ऑप्शन के हिसाब से होगा बेस, ठीक है, बेस आपका कॉपर कार्बोनेट। अब वहां में ऑप्शन में बहुत सारा चीज दिया हुआ था, यहां है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। वहां ऑप्शन में दिया हुआ था ऐसा क्यों होता है, तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन के कारण होता है, कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है, बेस कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है, ये सब दिया हुआ था, ठीक है। बट इसमें एक्यूरेट बेस क्यों होगा, अब देखो ध्यान से समझे, इसको मैंने आपको समझाया है मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। देखो जब भी कोई मेटल, जब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से मिलता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। मैंने एक चीज आपको समझाया है, दो तीन ही ऐसे, ठीक है, मेटल हैं जो ऑक्साइड बनाने के बाद एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेस नेचर भी शो करते हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, तो एक हो गया आपका जिंक, एक हो गया आपका एल्यूमिनियम। तो ये सब जो है क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो करेंगे, बेसिक नेचर भी, मतलब क्षारीय और अम्ल दोनों नेचर शो करते हैं। कौन कौन, आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये सब चीज मैंने बताया। यहां है आपका कॉपर, और हमेशा मैंने बताया कि जितने भी मेटल होंगे, एक दो मेटल को छोड़ के, जिसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, उस मेटल को छोड़ के जितने भी मेटल होंगे वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो होगा आपका बेस कॉपर कार्बोनेट होगा। तो यहाँ बेस कॉपर ऑक्साइड क्यों नहीं है, आपको दिमाग में ये भी आएगा। बट याद रखिएगा कि जब ये जो आपका कॉपर है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और उसके बाद आगे चल के क्या होता है, ये CO2 से भी आपका रिएक्ट कर जाता है और उसके बाद बनाता है ये कॉपर कार्बोनेट। पर ये बेस कॉपर कार्बोनेट होगा क्योंकि ये एक मेटल है, ठीक है। तो इतना थोड़ा बस यहाँ समझना था, आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। बट कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो ठीक है। अब कुछ कुछ याद करो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। पहला, कॉपर, देखो कौन सा ऐसा धातु था जो सबसे पहले मानव के द्वारा यूज किया गया था, तो कॉपर आपको याद रखना है, ठीक है। कॉपर का सिंबल से भी क्वेश्चन आया। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, 29। क्या है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर कितना है, ये है आपका 29। पहला ये धातु था जो मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा यूज किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको दरोगा वाला याद हो, मैंने पूरा का पूरा ये करवाया था। देखिए ये वाला रिएक्शन मैंने आपको करवाया था, ठीक है। चलो रिएक्शन में अभी नहीं जाएंगे, नेक्स्ट याद रखो। एक्सरसाइज में पूछा गया था, ठीक है, कि जो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो जंग का फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। .XH2, तो ये जंग का फॉर्मूला है, Fe2O3.XH2O, ये क्या है, आपका जंग का फॉर्मूला है, ठीक है। जंग का फॉर्मूला जो रस्टिंग होता है, ठीक है, जो रस्टिंग होता है उसका पूरा का पूरा रिएक्शन आप अच्छे से याद करके रखना। बहुत बार मैंने आपको करवाया है वो रिएक्शन, ठीक है। ये क्या था आपका Fe+O2, जो जंग का जो फॉर्मूला है, जंग लगने का जो रिएक्शन होता है Fe+O2, फिर से यहाँ पानी आ जाएगा H2O, तो
तो ये फिर से क्या ये तीनों रिएक्ट होगा। आयरन, अगर आप हवा में आपने आयरन छोड़ दिया, ठीक है, फिर से वहां हवा में क्या ऑक्सीजन है, और अगर पानी भी आ गया तब क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, और ये जो फॉर्मूला बनाता है ये बनाता है Fe2O3.XH2O। हो सकता है वहां H2O नहीं लिखा हो, .XH2O, ये जो है आपका जंग का फॉर्मूला है Fe2O3। यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे सिर्फ एक रिएक्शन। सबसे पहले जंग का फॉर्मूला FeO2 होता है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जो ये जंग का ये जो रस्टिंग हो रहा है, ये जो जंग लग रहा है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ये आपका आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था। चलो 2-3 क्वेश्चन तो याद ही कर लो। सबसे पहले जंग का फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3.XH2O, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो आपका जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इतना याद रखो, बाकी मैंने बहुत चीज इसमें आपको करवाया। एक क्वेश्चन और याद रखोगे, जो आपका चांदी जो होता है, चांदी, ठीक है, तो चांदी जो है काला पड़ने लगता है, तो क्यों होता है, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड के कारण क्या होता है, चांदी जो है काला पड़ने लगता है। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बाकी रिएक्शन मेटल नॉन मेटल का पूरा रिएक्शन मैं पीडीएफ में करवाया हूं, ठीक है, और भी उसमें रिएक्शन अलग करके डाल दिया जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय का जो ग्राफ होता है वो क्या बताता है, हमें ये पूछा गया था। देखो इसको अच्छे से समझो। ये है आपका समय, मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये है आपका दूरी, ठीक है। तो समय और दूरी जो बताएगा हमेशा वो चाल बताएगा। देखो ये क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब ये यूनिफॉर्म चाल बता रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस, इतना टाइम में इतना डिस्टेंस, इतना टाइम में इतना डिस्टेंस, इतना टाइम में इतना डिस्टेंस। तो ये क्या है, ये आपका एक ग्राफ मैंने बता दिया। यहाँ है आपका डिस्टेंस मतलब दूरी है, यहाँ आपका टाइम है। तो स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब चाल मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो जो आप डिस्टेंस और टाइम का जब ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको चाल मिलेगा। ये बड़ा इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं आपका वेलोसिटी, ठीक है, और टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी मतलब आपका वेग का, ठीक है, वेग का और आपका समय का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी और टाइम का अगर मैं बनाऊं तो देखो वेलोसिटी एंड टाइम। तो अगर मैं ऐसे करता हूं, ऊपर में वेलोसिटी ले लेता हूं, नीचे में टाइम ले लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। कुछ टाइम में कुछ इसका वेलोसिटी होगा, कुछ इसका वेग होगा। तो अगर वेलोसिटी एंड टाइम, तो v/t अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, v/t से हमें क्या मिलता है, त्वरण मिलता है, एक्सेलरेशन। तो जैसे हमें समय और दूरी से हमें क्या मिलता है, चाल मिलेगा, उसी तरीके से हमें आपका वेलोसिटी मतलब आपका जो वेग है और समय का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, दैट मींस वेलोसिटी और टाइम का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक्सेलरेशन, हमें त्वरण मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, बाकी ये सब बहुत ही इजी है, ठीक है। समझ में आया, तो बस सिंपल है। स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का अगर ग्राफ देगा तो हमें स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देगा तो हमें त्वरण या दैट मींस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इस टाइप के बस बेसिक फॉर्मूलाज पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद था कि ओजोन लेयर, ये आप इन्वायरमेंट में लिख सकते हो। जितना इन्वायरमेंट 1 से 2 वीडियो ही दिया जाएगा, बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसको बस लिख लिख के याद करना है। यहां पूछा गया कि ओजोन लेयर को कौन सा गैस अफेक्ट करता है। हमेशा याद रखना, जितने भी हरित गैस है उसका लिस्ट मैंने दिया है, वहां से कंफर्म है क्वेश्चन आएगा। जैसे CFC भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। CFC क्या है, एक ग्रीन हाउस। चलो यहाँ है ओजोन लेयर, चलो ओजोन खुद में भी एक गैस है, ठीक है, उसका मैं बताता हूँ, ठीक है। CFC वाला भी याद मत रखना, ठीक है। देखो अभी देखो, सबसे पहले कि ओजोन लेयर जो है, सबसे पहले पूछा गया कि ओजोन लेयर जो है, ठीक है, कि कौन सा गैस है जो ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। तो आपको याद रखना, ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ड्रॉ करता हूँ ओजोन, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन लेयर को कौन सा गैस अफेक्ट करता है। तो आपको बोलना है 8 नंबर वाला आगे आएगा, ये 7 नंबर के बाद ये आपका 9 आ गया है, ठीक है। तो ओजोन लेयर को कौन अफेक्ट करता है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका O3। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3। ओजोन किस टाइप का गैस है, तो हरित गैस है,
दैट मीन्स क्या, ये हमारे वातावरण को गर्म, जितना भी हरित गैस है याद करके रखना, ग्रीन हाउस गैस, मैंने लिस्ट भी दे दिया आपको, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ओजोन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, हरित गैस है। अभी हरित गैस क्या होता है ये सब समझाया हुआ है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे वातावरण का ये टेम्परेचर बढ़ा देगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब याद रखिएगा, जो ओजोन, एक पूछा गया था कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड है। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो ये जो मॉन्ट्रियल बेसिकली जो शहर है मॉन्ट्रियल, ये कनाडा में है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये किसके संरक्षण से रिलेटेड है, तो ओजोन का। ये कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1987 में, ठीक है, 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। और ये इफेक्टिव कब हुआ, ठीक है, जो साइन हुआ था 1987 में हुआ था, बट ये जो प्रोटोकॉल है कब काम में आने लगा, तो 1989 से। बट आपको याद रखना है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। किससे रिलेटेड है, तो ओजोन के संरक्षण से है। 16 सितंबर, याद रखना 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन डे कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं, ठीक है, ओजोन डे मनाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद किया हो तो क्योटो प्रोटोकॉल भी याद कर लो। क्योटो एक शहर है आपका जापान का, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये किस लिए हुआ था, तो ग्रीन हाउस गैस जो है, ठीक है, हमारा पर्यावरण को बचाने के लिए। तो बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल में जो देश बैठे थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस जो है, हरित गैस जो है, जो हमारे वातावरण को गर्म कर रहा है, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको अगर हमें कम करना है तो ग्रीन हाउस को हमें कम करना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस को। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा है, जैसे आपका मीथेन एक ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसेस है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, दरोगा का क्वेश्चन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसेस है। बट याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, आपका ओजोन, ये सब जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बात किया गया था कि ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाएगा। ये कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। बट साइन तो 1997 में हुआ था, बट इफेक्टिव कब हुआ था, 2005 में हुआ। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, ओजोन का भी आप याद रखिएगा, बाकी ये सब चीज आपको याद रहेगा। उसके बाद है ब्लड वेसल। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है, कौन सा ऐसा रक्त वाहिका है, ठीक है, जो एकल एंडोथेलियम परत को कोशिकाएं से बना हुआ है, मतलब सिंगल एंडोथेलियम लेयर से आपका बना हुआ है, ठीक है, सिंगल। देखो, तो हमने अभी तक आपको पढ़ाया होगा कि जब भी हम लोग रक्त का बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग रक्त का बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं आर्टरीज का, आर्टरीज मतलब धमनी। दूसरा हम लोग बात करते हैं वेन्स का, वेन मतलब सीरा, ठीक है, और तीसरा हम लोग बात करते हैं कैपिलरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं केशिकाएं, ठीक है। तो जो सबसे, ठीक है, मोटा जो होता है, ठीक है, सबसे जो मोटा जो होता है वो होता है आपका आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धमनी, ठीक है, उसके बाद वेन और उसके बाद कैपिलरी या केशिकाएं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केशिकाएं। अब ध्यान से सुन लो इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं एकदम इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पूरा का पूरा अगर हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, रक्त परिसंचरण देखे, ठीक है, रक्त परिसंचरण का डिस्कवर किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र देखें, दैट मीन्स हम लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखें, तो हमने आपको बताया, ध्यान से समझना क्या क्या क्वेश्चन पूछा। ये है आपका क्या, प्यारा दिल, ठीक है, ये है आपका प्यारा दिल, ठीक है, जो धड़कता है किसी के लिए। अभी किसी के लिए अगर नहीं भी धड़केगा तो इसको धड़कना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं धड़केगा तो आपका जो ब्लड है पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा। हम पहले भी बता चुके हैं, जो कि आपका हार्ट है एक पंप की तरीके से काम करता है। किस तरीके से, पंप की तरीके से आपका काम करता है। तो ये पंप है, क्या है, आपका बॉडी का एक पंप है। और जो आर्टरीज हो गया, धमनी हो गया, ठीक है, सीरा दैट मीन्स वेन हो गया, कैपिलरीज दैट मीन्स केशिकाएं हो गई, ये सब पाइप है
जो पूरे बॉडी में आपका बिछा हुआ है, और ये क्या करता है, आपका ब्लड पूरे बॉडी में लेके जाता है। ब्लड पूरे बॉडी में जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्लड जो होता है ऑक्सीजन लेके जाता है, और ऑक्सीजन अगर पूरे बॉडी में नहीं जाएगा तो जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो कोशिका में श्वसन होता है, वो नहीं हो पाएगा। और अगर कोशिका में श्वसन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस रिलेटेड है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। अगर कोशिका में श्वसन नहीं होगा तो आपका एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रेब साइकिल कहां होता है, तो क्रेब साइकिल जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और क्रेब साइकिल के लिए आपका ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, तभी एटीपी प्रोड्यूस होगा। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे पहले अब ये आपका क्या है, आपका हार्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। चलो इसमें हम अभी नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं, यही इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी में, ठीक है, जो शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, वो कौन सर्कुलेट करता है, शुद्ध रक्त। तो आपको याद रखना है जो पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सर्कुलेट करता है वो करता है आपका आर्टरी। क्या करता है, आर्टरी, दैट मीन्स धमनी। बट एक ही ऐसा धमनी है जो आपका अशुद्ध रक्त, दैट मीन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी जो कैरी करता है, जो रखता है, ठीक है, वो है आपका पुल्मोनरी आर्टरी। हमेशा याद रखना पूरे बॉडी में, आर्टरी मतलब याद रखना धमनी, पूरे बॉडी का जो धमनी है वो हमेशा शुद्ध रक्त पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। बस एक धमनी ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी, जो कि क्या करता है, अशुद्ध रक्त अपने अंदर रखता है। और वो क्या करता है, अशुद्ध रक्त जो है आपका हार्ट से कहां ले जाता है, तो याद रखिएगा लंग्स। हार्ट से लंग्स तक जो अशुद्ध रक्त ले जाता है वो कौन है, तो आपको याद रखना है पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी। और हमेशा याद रखना पूरे बॉडी में, ठीक है, जो अशुद्ध रक्त कैरी करता है वो कौन सा आपका कौन है, तो वो आपको याद रखना है वैन, दैट मीन्स सीरा, वैन दैट मीन्स सीरा, ठीक है। बट यहां भी फिर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ एक ऐसा धमनी है जो आपका शुद्ध रक्त कैरी करती है, धमनी हमेशा अशुद्ध रक्त कैरी करती है। बस एक ऐसा धमनी है जो शुद्ध रक्त कैरी करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी वैन, ठीक है, पुल्मोनरी वैन, फुसफुस सीरा। वो कौन है आपका, ये है आपका पुल्मोनरी वैन, फुसफुस सीरा। ये क्या करती है, तो ये हार्ट जो आपका लंग्स है, लंग्स से क्या करती है, आपका प्योर ब्लड जो है आपका हार्ट में लाती है। तो याद रखिएगा जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड आपका क्या करती है, आपका लंग्स में ले जाती है, वो है आपका पुल्मोनरी आर्टरी, दैट मीन्स पुल्मोनरी आर्टरी मतलब होता है फुसफुस धमनी। और जो आपका प्योर ब्लड आपका क्या करती है, लंग्स से लाती है, आपका किस में, लंग्स से लाती है आपका कहां, आपका हार्ट में, तो वो कौन है आपका पुल्मोनरी वैन, दैट मीन्स फुसफुस सीराएं। ये दोनों याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब यहां एक चीज याद रखना कि एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। ये जो पाइप लेके जाती है, इसे पाइप लेके जाती है, पुल्मोनरी आर्टरी लेके गया, इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब क्या है, इसमें आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है यानी कि खून गंदा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें क्या है, CO2 आ गया। तो फिर ये क्या जाता है, ये फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में जाके क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन आ जाता है और इसमें CO2 ये ले लेता है। तो हम लोग CO2 बाहर फेंक देते हैं, और जो सांस लिए हैं ये फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा में जाने के बाद एक वहां एक जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुपिका, जिसको बोलते हैं एल्वियोली। याद रखना, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज कहां होता है, तो एल्वियोली में होता है। एल्वियोली कहां मिलता है, कुपिका ये कहां मिलता है, तो ये लंग्स में मिलता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो क्या करता है, ये गंदा खून लेके गया कौन, पुल्मोनरी आर्टरी, जिसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, फिर ये लंग्स में आया, लंग्स में ये जैसे ही आया तो यहाँ क्या है आपका कुपिका, एल्वियोली है। एल्वियोली क्या करेगा, जो आपका CO2 ले लेगा और जो ऑक्सीजन है फिर से क्या दे देगा, ये आपके ब्लड में दे देगा, और पुल्मोनरी जो वेन है फिर से ये यहाँ के दे देगा, और फिर से ये पूरे ब्लड जो है आपका हार्ट जो है क्या करेगा, ये इसके थ्रू, ये इसको क्या बोलते हैं, पूछा जाता है कि सबसे बड़ा धमनी कौन सा है, तो एरोटा। सबसे बड़ा धमनी कौन सा है, तो एरोटा, ठीक है। तो एरोटा के थ्रू फिर से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मैंने पूरा क्वेश्चन आपको यहां समझा दिया, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन एक छूट गया था। देखो मैंने आपको पढ़ाया है पीरियोडिक टेबल, जितने मैंने सिंबल आपको याद करवाया ना वो याद रखना। यहाँ पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें कौन सा सिंबल गलत है, तो उसमें सोडियम का सिंबल गलत दिया हुआ था। सोडियम एस से नहीं डिनोट किया जाता है। सोडियम जो डिनोट किया जाता है वो हमेशा सोडियम जो है आपका किससे डिनोट किया जाता है, तो सोडियम जो डिनोट किया जाता है वो Na से किया जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, याद रखना सोडियम का एटॉमिक नंबर है कितना है 11। सोडियम हमेशा याद रखना ये किरोसन में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। तो सोडियम का जो आपका सिंबल है वो Na है, एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, यह हमेशा किरोसन में रखा जाता है। और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो क्षारीय ग्रुप, पहला ग्रुप, जो पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप। तो यही पूछा गया था, वहां सिंबल था तो सोडियम का सिंबल कर। आप कुछ सिंबल याद रखो, जैसे कि मैं अगर बोलूं सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है Na, जो इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूं। ऐसे जो मैंने याद करवाया, जैसे पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और इधर से आपका इनर्ट अक्रिय ग्रुप, फिर से आपका हेलोजन ग्रुप, ये सब याद रखना जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो सोडियम आपको Na याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पारा मतलब मार्करी, मार्करी का सिंबल क्या होता है Hg, ये सब पूछा जाएगा। कितना होता है एटॉमिक नंबर 80, ठीक है। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड को कैसे लिखते हैं Au, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है गोल्ड का 79। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, तो Ag, याद रखना सिल्वर का Ag होता है, ठीक है। एस मत कर देना, Ag, सिल्वर का Ag, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 47। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिल्वर नाइट किसका आयसक है, तो सिल्वर नाइट जो आयसक है वो गोल्ड का है, सिल्वर नाइट। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट, ठीक है। और याद रखना ये मरकरी का जो आयसक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीनाबार, सीनाबार, याद रखा सीनाबार, ठीक है। उसके बाद टंगस्टन याद रखना, टंगस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टंगस्टन जो होता है आपको पता है बल्ब का फिलामेंट बनता है टंगस्टन से, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 74, और सिंबल कितना है इसका W। टंगस्टन का सिंबल क्या है W, टंगस्टन का सिंबल क्या है W। उसके बाद टीन, टीन का सिंबल क्या है, T से नहीं होता है SN, टीन का क्या है SN, एटॉमिक नंबर कितना है 50, ठीक है। सीसा दैट मींस लीड, लीड का किस्सा है PB, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 82। तो कुछ है जो आपको याद रखना है, बस जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब प्लीज बताना कैसा लगा। नेक्स्ट कल हम लोग इसका 10 क्वेश्चन जो है इसका और कर लेंगे, कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बस आपको वो पढ़ना है जो टू द पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं। इतने दिन में पता नहीं कितने क्वेश्चन हमने कवर कर दिया होगा, टू द पॉइंट हमने बात किया। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है और इस टाइम का आपको सही से यूटिलाइज करना है, क्योंकि यही टाइम डिसाइड करेगा कि एक से जो ये आपका 2, 3 और 4 महीना बचा हुआ है उसमें आप दरोगा बनने वाले हो कि नहीं। सो प्लीज स्टडी हार्ड कीजिए एकदम, और नीचे लिंक है, जुड़ जाइए, स्टेटस आप फॉलो कीजिए। प्लीज अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और जितने वीडियोस यूट्यूब पे डल चुके हैं वो बेस्ट वीडियोस है, एक भी वीडियोस मिस मत कीजिए। और ज्योग्राफी का जो पूरा 28 से 29 वीडियो दिया गया एकदम टू द पॉइंट करके, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। जय हिंद।